हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा 4 और पार्ट आ चुका है इसी चैप्टर का। अगर आपने उन चारों के चारों पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन चारों के चारों पार्ट को देख सकते हैं। ये हमारा 5th पार्ट का वीडियो होने वाला है, 5वें पार्ट का वीडियो होगा ये हमारा। इस वाले वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बारी बारी से अपने हर एक टॉपिक को देखते हैं, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा पहला, वो है साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि जो आपके इतिहासकार होते हैं वो किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय, छानबीन करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। मतलब कि जो आपके इतिहासकार है वो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण का अर्थ यहाँ पर यह है कि सूक्ष्म परीक्षण करते समय कौन कौन से पहलुओं पर विचार करते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के किस तरीके से पूछा जाता है, आपका एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है कि जो आपके इतिहासकार है वो साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानी को बरतते हैं। 2 तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मान लेते हैं कोई इतिहासकार है, उसको आज से 5000 साल पुराना कोई लिखित साहित्य मिला। ठीक है, आज से 5000 साल पुराना उसको कोई लिखित साहित्य मिला है, कोई ग्रंथ मिला है। तो क्या वो उस ग्रंथ में आंख बंद करके विश्वास कर लेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। पहले वो रिसर्च करेगा, विश्लेषण करेगा। तो वो कौन कौन से पहलुओं पर विचार करेगा? वो कई सारे पहलुओं पर विचार करेगा, जिसमें वो सबसे पहले क्या देखेगा? वो देखेगा कि ग्रंथ की भाषा क्या है, जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है। क्योंकि जो आपका पाली, प्राकृत और तमिल भाषा है ये आम लोगों द्वारा बोला जाता था, और जो आपका संस्कृत भाषा है ये खास वर्ग और पुरोहित जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता था। इसीलिए जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय ग्रंथ की भाषा को देखते हैं। उसके बाद वो क्या देखते हैं? ग्रंथ के प्रकार। फिर इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की छानबीन करते समय ग्रंथ के प्रकार को देखते हैं कि जो ग्रंथ है वो कौन से प्रकार का है। 2 प्रकार का आपका ग्रंथ होता है, एक होता है आपका कथा ग्रंथ, एक होता है आपका मंत्र ग्रंथ। जो आपका कथा ग्रंथ होता है उसके अंदर कहानियाँ होती है, और मंत्र ग्रंथ के अंदर मंत्र होते हैं। जो आपका कथा ग्रंथ होते हैं उसको लोग जो होते हैं वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट आएगा तो दूसरे को सुना भी सकते हैं। लेकिन जो आपका मंत्र ग्रंथ होता है उसको अनुष्ठानकर्ता जो होते हैं उनके द्वारा ही पढ़ा जाता है और उच्चारित किया जाता है। इसको तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये मंत्र ग्रंथ को। ये जो आपका मंत्र ग्रंथ होता है इसके अंदर क्या होता है? मान लेते हैं आपके घर में शादी हो रहा है, तो शादी के समय क्या होता है, आपके घर में जो दूल्हा और दुल्हन है उसमें जब शादी हो रहा है तो एक पंडित जी आते हैं। पंडित आने के बाद क्या होता है, वो अपने साथ मंत्र की किताब लेके आते हैं। किताब लाने के बाद वो उस मंत्र को पढ़ते हैं, उच्चारित करते हैं। तो यहाँ से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हमने 2 पॉइंट को देखा, ग्रंथ की भाषा और ग्रंथ के प्रकार। मतलब कि जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी ग्रंथ की छानबीन करते समय वो सबसे पहले देखते हैं ग्रंथ की भाषा किस तरीके की है और ग्रंथ किस प्रकार का है, मंत्र ग्रंथ है कि कथा ग्रंथ है। उसके बाद इतिहासकार देखते हैं लेखकों के बारे में जानकारी, कि लेखक कौन है। वो देखते हैं कि लेखक कौन है, क्योंकि लेखकों के दृष्टिकोण और उनके विचारों से ही किसी भी ग्रंथ की रचना होती है। मतलब कि उनके आइडिया और उनके व्यू से ही कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है। इसीलिए जो आपके इतिहासकार है वो लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की वो कोशिश करते हैं। उसके बाद इतिहासकार देखते हैं श्रोताओं का परीक्षण। श्रोताओं की भी जांच करते हैं इतिहासकार। ऑडियंस, जो श्रोता है इसका अर्थ होता है ऑडियंस, क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा मानना होता है कि उस समय के जो लेखक है जिनके द्वारा ये ग्रंथ की रचना की गई है वो श्रोताओं की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही किसी भी ग्रंथ की रचना करते होंगे। मतलब कि जो ऑडियंस है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही किसी भी ग्रंथ की रचना वो करते होंगे। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे
इसके बाद जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय एक और पहलू होता है, वो देखते हैं रचना काल और रचना भूमि कि जो ग्रंथ है वो कौन से काल में लिखा गया है, कौन सी जगह में लिखा गया है, समय क्या है और स्थान क्या है। तो इन सभी पहलुओं पर अच्छी तरीके से विचार करते हैं। इन सभी विषयों पर अच्छी तरीके से गहराई से अध्ययन करने के बाद जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी ग्रंथ की जो विषय वस्तु होता है, उसका कंटेंट होता है, उसका इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर हम लोग महाभारत के संदर्भ में देखें तो जो आपका महाभारत ग्रंथ है वो आपको ही पता है कितना बड़ा और कितना जटिल ग्रंथ है। तो इतने बड़े और इतने जटिल ग्रंथ के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो काम रहा होगा इतिहासकारों के द्वारा वो कितना कठिन रहा होगा, कितना जटिल रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। मतलब कि इतिहासकारों के द्वारा महाभारत ग्रंथ का भी विश्लेषण करते समय इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया होगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो काम रहा होगा कितना मुश्किल रहा होगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भाषा और विषय वस्तु। ओके एवरीवन, तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा भाषा और विषय वस्तु। अब हम लोग कंटेंट और लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। तो जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसमें प्रयोग किया गया संस्कृत भाषा वेद और प्रशस्तियों में जो प्रयोग की गई संस्कृत भाषा है उससे ज्यादा सिंपल है। मान लेते हैं आपका महाभारत ग्रंथ है, ठीक है, और ये आपका वेद और प्रशस्ति है। प्रशस्ति जो होती है वो किसी की प्रशंसा पे लिखी जाती है। तो जो आपका महाभारत ग्रंथ में जो यूज किया गया संस्कृत लैंग्वेज है वो वेद और प्रशस्ति में जो यूज किया गया संस्कृत लैंग्वेज है उससे ज्यादा सिंपल है आपका महाभारत ग्रंथ का लैंग्वेज। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा और इसीलिए जो महाभारत ग्रंथ है उसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पर समझा भी जाता है, बहुत ही व्यापक स्तर पर ये जो महाभारत ग्रंथ है उसको समझा भी जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका 2 लाइन यही चीज लिखा गया है, नोट्स में आपको ये सभी लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपके इतिहासकार हैं उन्होंने महाभारत के विषय वस्तु को 2 शीर्षकों में बांटा है। मतलब कि जो महाभारत का कंटेंट है उसको इतिहासकारों ने 2 टाइटलों में बांटा है। एक है आपका आख्यान भाग, एक है आपका उपदेशात्मक भाग। जो आपका आख्यान भाग है उसके अंदर कहानियों का संग्रह हमें देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि कहानियां हमें आख्यान भाग के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और जो आपका उपदेशात्मक भाग है उसके अंदर सामाजिक आचार विचार के मानदंड यानी कि आदर्श देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब कि शिक्षा और निर्देश हमें उपदेशात्मक भाग के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। महाभारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट उपदेशात्मक अंश है वो है आपका श्रीमद् भगवद गीता, जिसके अंदर जो आपके श्री कृष्ण है वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपदेश दे रहे हैं। तो महाभारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट उपदेशात्मक अंश है वो क्या है आपका श्रीमद् भगवद गीता। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और एक चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो विभाजन हुआ है महाभारत की विषय वस्तु का ये पूरी तरीके से एकांकी नहीं है, एक साइड का विभाजन पूरी तरीके से नहीं है। मतलब कि जो आपका आख्यान भाग है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, कहानियों का संग्रह। तो आख्यान भाग के अंदर सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, इसके अंदर हमें समाज के लिए सबक भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जो आपका उपदेशात्मक भाग है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, शिक्षा और निर्देश। तो उपदेशात्मक भाग के अंदर सिर्फ शिक्षा और निर्देश नहीं है, इसके अंदर कहानियां देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि कभी कभी उपदेशात्मक भाग में कहानियां और आख्यान भाग के अंदर शिक्षा और निर्देश मिल जाता है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि जो आपका महाभारत है वो वास्तव में एक नाटकीय कथानक है। मतलब कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है वो रियल में एक नाटकीय कथानक है, जिसमें जो उपदेशात्मक भाग है वो बाद में जोड़ा गया है। मतलब कि महाभारत जो आपका ग्रंथ है वो रियल में एक स्टोरी है, जिसके अंदर जो आपका उपदेशात्मक भाग है, शिक्षा और निर्देश जो है, समाज के लिए जो सबक है वो बाद में जोड़ा गया है। ये ज्यादातर इतिहासकारों का ऐसा मानना है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि जो आपका महाभारत है उसके अंदर वास्तव में किसी युद्ध का स्मरण किया गया है, मतलब कि रियल में किसी युद्ध के बारे में बताया गया है। तो इस बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते निश्चित रूप से,
लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो स्वजन के बीच युद्ध हुआ है वही महाभारत का मुख्य कथानक है, वही महाभारत का मेन कहानी वही है, दो भाइयों के बीच जो युद्ध हुआ है वो, ठीक है। और जो दूसरे इतिहासकार है वो इस चीज से ताल्लुक ही नहीं रखते, वो ये कहते हैं कि हमें युद्ध का कोई साक्षी देखने के लिए नहीं मिलता, हमें युद्ध की कोई सबूती देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है लेखक एक या अनेक और तिथियां। ओके एवरीवन, तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा लेखक एक या अनेक और तिथियां। तो ये जो आपका टॉपिक है इससे आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्वेश्चन ये है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। मतलब कि जो महाभारत है वो सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा लिखा गया होगा, ये संभव है कि नहीं, इस चीज पे हमें चर्चा करना है। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका महाभारत है उसको 1000 साल में लिखा गया है, तो 1000 साल तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके पक्ष में हम लोग कई सारे तर्क दे सकते हैं, कई सारे हम लोग कारण बता सकते हैं। पहला कारण हम लोग ये बताएंगे कि जो आपका महाभारत है उसका मूल कथा का रचयिता भास सारथी को माना जाता है। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो आपका महाभारत है उसके मूल कथा का रचयिता कौन है। तो महाभारत ग्रंथ की मूल कथा का रचयिता भास सारथी को माना जाता है, जिन्हें सूत भी कहा जाता है। ये जो भास सारथी होते थे ये क्या करते थे, ये क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। जो क्षत्रिय योद्धा होते हैं उनके साथ ये युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में, उनकी जो विक्ट्री है, उनका जो अचीवमेंट है उसके बारे में कविताएं लिखते थे। इसलिए इन रचना का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। सबसे पहले ये जो रचना थी इसका जो प्रेषण था, मतलब कि जो भेजा गया, प्रेषित किया गया, वो मौखिक रूप में किया गया, मुंह से बोल के किया गया। फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, जो आपके ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा ये जो कथा परंपरा चल रही है इस पर अपना अधिकार जमा लिया जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं वो ये जो महाभारत की मौखिक रूप से जो कथा परंपरा चल रही है उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, फिर इसे लिखते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा गया है, क्योंकि सबसे पहले जमीन को खरीदा जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घर को बनाते हैं। उसी तरीके से जो ब्राह्मण है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस कथा परंपरा पे अपना अधिकार किया और फिर इसे लिखा। जैसे हम लोग जमीन को पहले खरीदते हैं फिर उसके बाद उसमें घर को बनाते हैं। इस समय कुरु और पांचाल के चारों दिशाओं में ये कथा घूमती थी। ये वो काल था जब कुरु और पांचाल जो आपके राजवंश है इनके चारों दिशाओं में आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह जो महाभारत की कथा है वो घूमती थी। कुरु के बारे में आपको पता है, कुरु वंश से संबंधित आपके पांडव और कौरव हो गए, और जो आपका पांचाल है वहां के राजा थे द्रुपद, जिसकी बेटी की शादी अर्जुन से होती है। बेटी का नाम क्या है, द्रौपदी। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच विष्णु देवता की पूजा प्रभावी हो गई। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का जो काल है, इस काल के बीच क्या होता है, जो विष्णु देवता है उसकी पूजा बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। श्री कृष्ण जो महाभारत के अंदर एक नायकों में से एक है, मतलब कि महाभारत के अंदर सब लोग तो हीरो है ही, उसके साथ साथ जो आपके श्री कृष्ण भी हीरो ही है उसमें, तो उसको विष्णु का रूप माना जा रहा था। श्री कृष्ण को ये जो काल चल रहा है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में, इस समय इनको विष्णु का रूप माना जा रहा था, विष्णु का अवतार माना जा रहा था, हम लोग ये भी कह सकते हैं। लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच महाभारत के अंदर मनुस्मृति के उपदेशात्मक प्रकरण को जोड़ना। ये जो काल है 200 से 200 ईस्वी के बीच, इस काल में क्या होता है, महाभारत के अंदर क्या किया जाता है, मनुस्मृति का जो उपदेशात्मक प्रकरण है, मनुस्मृति का जो उपदेशात्मक मतलब कि शिक्षा और निर्देश वाले जो टॉपिक है उसको महाभारत के अंदर जोड़ा जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। शुरू में महाभारत में 10,000 से कम श्लोक था, ठीक है। शुरू के समय अगर हम लोग देखिए तो जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसके अंदर 10,000 से कम श्लोक थे, लेकिन इतने सारे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले। तो बाद में
इसमें कितना श्लोक हो जाता है? 1,00,000 श्लोक। शुरू में 10,000 श्लोक था, बाद में 1,00,000 श्लोक हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। साहित्य परंपरा के अनुसार महाभारत का रचयिता श्री वेद व्यास को माना जाता है और मूल कथा का रचयिता किसको माना जाता है? भाट सारथी को। और साहित्य परंपरा के अनुसार जो महाभारत का रचयिता माना जाता है वो श्री वेद व्यास को माना जाता है। ये आपका यहां से 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जिस प्रकार महाभारत में सामाजिक श्रेणी, बंधुता, पितृवंशिक व्यवस्था और विवाह के नियम के में बताया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि महाभारत के अंदर जो सामाजिक श्रेणी, समाज को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, बंधुता, भाईचारे के बारे में, और जो आपका मित्रता है, दोस्ती के बारे में बताया गया है, और पितृवंशिक व्यवस्था जो मैंने आपको बताया था, वो वंश परंपरा जो पिता, पुत्र, पौत्र, पपौत्र आदि से चलती है, उसको हम लोग पितृवंशिक व्यवस्था कहते हैं। और विवाह के नियम जिसमें मैंने आपको बताया था अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, तो इसके हम जो मैंने बताया था, तो महाभारत के अंदर ये सभी चीज हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि महाभारत को लिखने में 1000 साल का समय लगा होगा। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हमें महाभारत के अंदर इतनी सारी चीज देखने के लिए मिल जाती है, सामाजिक श्रेणी, बंधुता, पितृवंशिक व्यवस्था, विवाह के नियम, ये सभी चीज हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो महाभारत है उसको 1000 साल में लिखा गया है। तो इतने बड़े ग्रंथ को किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना संभव ही नहीं है। कोई एक व्यक्ति इतने बड़े ग्रंथ को लिख नहीं सकता, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसका कोई एक रचयिता नहीं बल्कि कई रचयिताओं के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके एवरीवन, तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा संदृश्यता की खोज। तो बाकी सब ग्रंथ के जैसा ही जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसके अंदर युद्ध के बारे में, वन क्षेत्रों के बारे में, राजमहलों के बारे में और बस्तियों के बारे में चित्रण किया गया है। तो 1951-52 में क्या होता है, जो आपकी पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम है बीबी लाल, फुल फॉर्म है इनका ब्रजभाषी लाल, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका मेरठ जिला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है हसनापुर, उसका खुदाई करवाया जाता है। पहले हम लोग ब्रजभाषी लाल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जो आपके बीबी लाल है इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये जो ब्रजभाषी लाल है ये भी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है 10 सितंबर 2022 को। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका मेरठ जिला है जो उत्तर प्रदेश में एक आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है हसनापुर, उसका खुदाई करवाया जाता है। तो क्या ये हसनापुर वही हसनापुर तो नहीं जिसके बारे में हम लोग महाभारत के अंदर पढ़ते हैं? नाम की समानता एक कोइंसिडेंट हो सकती है, मतलब कि जो आपका महाभारत के अंदर हसनापुर बताया गया है और ये जो बीबी लाल के द्वारा जो हसनापुर का खुदाई किया गया है, ये दोनों के दोनों हसनापुर की जो नाम की समानता है एक संयोग हो सकता है, एक कोइंसिडेंट हो सकता है। लेकिन ये जो हसनापुर है ये पूरा स्थल, मतलब कि हसनापुर ये गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में स्थित है। मतलब कि गंगा का जो ऊपरी दोआब वाला, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थित है। तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो कुरुवंश की जो राजधानी है जो आपका हसनापुर है वो भी स्थित था। तो ये कुरुवंश से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ये वही हसनापुर है जिसके बारे में हम लोग महाभारत के अंदर पढ़ते हैं। तो जो आपके ब्रजभाषी लाल है बीबी लाल, इनको खुदाई के समय यहाँ से आबादी के 5 स्तर के साक्ष्य भी मिलते हैं। बीबी लाल को 5 स्तर के साक्ष्य मिलते हैं जब वो हसनापुर का खुदाई करते हैं, जिसमें में से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है दूसरा और तीसरा स्तर। मतलब क्या है इसका, 5 स्तर का अर्थ ये है कि जो आपके बीबी लाल हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, 5 स्तर की खुदाई की जाती है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक स्तर है, यहाँ पर आपके बीबी लाल है, ठीक है, वो क्या करते हैं एक स्तर तक खुदाई करवाते हैं, फिर वो दूसरे स्तर तक करवाते हैं, मतलब कुछ फीट तक पहला स्तर है, फिर कुछ फीट तक दूसरा स्तर है,
इसी तरीके से फिर तीसरा स्तर है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। इस तरीके से वो स्तरों को बांटे हैं, लेवलों को बांटे हैं। तो हमारे लिए जो जरूरी है जानना वो है दूसरा और तीसरा स्तर। जो दूसरा और तीसरा स्तर है, लेवल है, उसको हमारे लिए जानना जरूरी है कि वहां से बीबी लाल को क्या क्या चीज मिलता है। तो दूसरे स्तर से खुदाई के दौरान, खुदाई करते समय घरों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली। मतलब कि जो दूसरे स्तर का जो घर था उसको कोई प्लानिंग के अनुसार नहीं बनाया गया था, जैसा मन चाहा वैसे घरों को बना दिया गया था। इसके अलावा तो वो जो बीबी लाल है उनको मिलता क्या है, वो दूसरे स्तर से बीबी लाल को मिलता क्या है। तो दूसरे स्तर से बीबी लाल को मिट्टी की बनी दीवारें, जो मिट्टी की दीवार बनी होती है वो देखने के लिए मिलता है, और कच्ची मिट्टी की ईंटें देखने के लिए मिलती है। और क्या मिलता है, कुछ घरों की जो दीवारें थी वो सरकंडों की बनी थी। मतलब कि जो दीवार था, जो वॉल था, उसको सरकंडा से बनाया गया था। सरकंडा क्या होता है आपका, सरकंडा होता है गांठदार सरपत का पौधा होता है, जिससे क्या किया गया था, दूसरे स्तर के जो घर थे उनकी दीवारों को सरकंडा, जो आपकी लकड़ी होती है, उससे पहले बना दिया गया, जिससे जो आपका सरकंडा होता है उससे आपके कई सारी चीजें बनती है। जैसे कि आपका जो पेंसिल होता है वो भी बनता है, सूप बनता है, चटाई बनता है। ये सारी की सारी चीजें आप साइड में देख भी सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें सरकंडे से ही बनती है। तो सरकंडे से क्या किया गया, दीवारों को बनाया गया, और बनाने के बाद मिट्टी का प्लास्टर कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमें दूसरे स्तर से देखने के लिए मिल जाता है। तीसरे स्तर से क्या क्या चीज देखने के लिए मिला, कुछ घर कच्ची और पक्की ईंटों के बने थे। कच्ची और पक्की ईंटों के घर हमें देखने के लिए मिले, और घरों के गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों के नाले का प्रयोग किया जाता था। जो घर का गंदा पानी होता था उसको निकालने के लिए ईंटों के जो नाले होते हैं उसका यूज किया जाता था, और इसके साथ साथ जो आपका शोषक घट होता है उसका भी यूज किया जाता था। वलय कूप का प्रयोग कुओं और मल के निकास करने वाले गर्तों के रूप में किया जाता था। जो आपका वलय कूप होता है, जिसका आप साइड में इमेज भी देख सकते हैं, उसका यूज किया जाता था दो रूप में। एक किया जाता था कुआं के रूप में, कुआं में क्या होता है, पानी रखा जाता है, और मल के रूप में जो आपका मल होता है, जो आपका वेस्टेज चीज होता है, उसके निकास करने वाले गर्त के रूप में वलय कूप का यूज किया जाता था। गर्त मतलब होता है गड्ढे के रूप में। ठीक है, तो कुओं के लिए और मल के निकास करने वाले गड्ढों के रूप में वलय कूप का यूज किया जाता था। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग अपने अगले लाइन को समझने से पहले अपने एक सोर्स को समझ जाते हैं, जो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्रोत नंबर 16 में क्या बताया गया है, उसके अंदर द्रौपदी के विवाह के बारे में बताया गया है। मतलब कि इस वाले सोर्स में हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से द्रौपदी का विवाह हुआ है। तो जो आपके द्रौपदी के पापा है, जिनका नाम है द्रुपद, वो पांचाल के राजा होते हैं। उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, और वो इस स्वयंवर में एक शर्त भी रखते हैं। उनका शर्त ये होता है कि धनुष की चाप चलाकर जो निशाने पर तीर मारेगा उसका विवाह उनकी बेटी मतलब कि द्रौपदी से कर दिया जाएगा। तो जो पांचों पांडवों में एक पांडव है जिनका नाम है अर्जुन, वो इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में जीत जाते हैं, और जीतने के पश्चात उनका शादी द्रौपदी से करा दिया जाता है। तो वो द्रौपदी से शादी कर लिए। शादी करने के बाद वो अपनी मम्मी के पास जाते हैं। फिर मम्मी से बोलते हैं, देखो माँ, हम लोग क्या लेके आए हैं। पांचों के पांचों पांडव जाते हैं, तो जो कुंती है उनको ऐसा लगता है लाए होंगे कुछ खाने के लिए, तो वो बोलती है जो भी लाए हो आपस में बांट लो, वो ऐसा बोलती है। तो वो जब ऐसा बोलती है तो उनको बाद में अपनी भूल का एहसास भी होता है कि उन्होंने क्या बोल दिया, लेकिन माँ की बातों का तो अवहेलना किया नहीं जा सकता। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि माताएं कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो माँ की बातों का तो अवहेलना किया नहीं जा सकता है। तो जो पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई है जिनका नाम है युधिष्ठिर, वो ऐसा निर्णय लेते हैं। वो निर्णय ये होता है कि जो द्रौपदी है अब से पांचों के पांचों पांडवों की पत्नी रहेगी। मतलब कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, ये पांचों के पांचों पांडवों की पत्नी अब से द्रौपदी रहेगी।
तो जब द्रौपदी के पापा को ये सारी की सारी घटनाओं की जानकारी होती है, जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी एक की पत्नी बन के गई थी लेकिन अब पांचों के पांचों पांडवों की पत्नी बन गई है, जब उनको ये पता चलता है तो वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। लेकिन जो आपके ऋषि वेदव्यास जी है वो उनको दो बात बताते हैं। वो दोनों के दोनों बात हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला बात वो ये बताते हैं कि जो आपके विष्णु भगवान हैं उन्होंने ही पांचों पांडवों के रूप में जन्म लिया है, और जो विष्णु भगवान की पत्नी है उन्होंने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है। मतलब कि नियति ने ही उनके भाग्य को निश्चित किया है। तो पहली बात तो ये बताते हैं। दूसरी बात वो ये बताते हैं कि एक बार क्या होता है, एक बार एक जवान स्त्री होती है, वो शिव भगवान की घोर आराधना कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा शिव भगवान की पूजा करती है, और वो एक्साइटेड में आके एक की बजाय 5 पतियों को मांग लेती है। तो जो शिव भगवान होते हैं वो उनकी मांग को पूरा करते हैं, और वही जो स्त्री है जिसने शिव भगवान की घोर आराधना की थी, उसी स्त्री ने इस समय जन्म लिया है, मतलब कि द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है। तो जब द्रुपद को ये सारी की सारी कहानियों के बारे में पता चलता है, ये दोनों के दोनों कहानियों के बारे में पता चलता है, तो द्रुपद इस विवाह पर अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं। तो इस कहानी को आप समझ गए होंगे। तो महाभारत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? महाभारत का सबसे बड़ा चुनौती ये है कि द्रौपदी का जो 5 पांडवों से विवाह हुआ है वही महाभारत की सबसे बड़ी चुनौती है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, मतलब कि एक पत्नी है, उसकी कई सारे पति हैं, जैसा कि हम लोग द्रौपदी के विवाह से देख सकते हैं। द्रौपदी एक और उसके जो पति है वो 5 है। द्रौपदी एक पत्नी है और उसके 5 पति है। तो ये बहुपति विवाह का उदाहरण है, और ये महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। तो वर्तमान इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये प्रथा शासकों के विशेष समूह में मौजूद थी। जो आज के इतिहासकार है उनका ऐसा मानना है कि जो प्रथा है बहुपति प्रथा, मतलब कि एक पत्नी उनकी कई सारी पति, तो ये जो प्रथा है ये शासक जो होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके विशिष्ट समूह में ये मौजूद था। लेकिन समय के साथ साथ बहुपति प्रथा ब्राह्मणों के लिए अमान्य हो गई। समय के साथ साथ क्या होता है, जो ये बहुपति प्रथा है ये ब्राह्मणों के लिए अमान्य हो जाती है और अवांछनीय भी हो जाती है। उनको ये बहुपति प्रथा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो प्रथा है बहुपति प्रथा, ये हिमाचल क्षेत्र में बहुत ही फेमस होता है। जो आपका हिमाचल वाला एरिया है वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है बहुपति प्रथा, और आज के समय में भी ये जो आपका बहुपति प्रथा है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ऐसा माना जाता है कि जो आपका बहुपति प्रथा है उसको अपनाने का कारण था स्त्रियों की कमी, मतलब कि स्त्रियों की कमी थी, स्त्रियां बहुत कम थी, इसीलिए बहुपति प्रथा को अपनाया जाता था। मतलब कि जो स्त्रियों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए एक ही स्त्री के साथ कई सारे पुरुष विवाह कर लेते थे। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा एक गतिशील ग्रंथ। ओके एवरीवन, तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा एक गतिशील ग्रंथ, मतलब कि परिवर्तनशील ग्रंथ। तो ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन आपसे जो आपका एग्जामिनर है वो 2 तरीके से पूछता है। क्या जो आपका महाभारत ग्रंथ है वो एक गतिशील ग्रंथ, मतलब कि परिवर्तनशील ग्रंथ है, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछा जाता है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। 2 तरीके से आपका घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में अच्छी तरीके से मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे संस्कृत भाषा तक सीमित ना रहना। लेकिन ऐसे अगर आप समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन आपका ये कहना चाहता है कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है वो एक गतिशील ग्रंथ है, मतलब कि एक परिवर्तनशील ग्रंथ है। इसको थोड़ा हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं आज से 100 साल पुराना कोई ग्रंथ है, कोई आज से 100 साल पुराना ग्रंथ है और वो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, जैसा वो पहले बिक रहा था उसी तरीके से आज भी बिक रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिला, तो वो आपका एक गतिशील ग्रंथ नहीं होगा। लेकिन
जो आपका महाभारत ग्रंथ है इसके अंदर आपको ही पता है इसको 1000 साल तक लिखा गया है, तो इसके अंदर कई सारे परिवर्तन हुए हैं जिसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट बनेगा संस्कृत भाषा तक सीमित न रहना। जो आपका महाभारत ग्रंथ है वो सिर्फ संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं था, इसका पाठांतरण भिन्न भिन्न भाषाओं में किया गया था, अलग अलग भाषाओं में इसके पाठों को लिखा गया था। ये चीज हमें पता है कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसको सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन आगे जाके उसके जो पाठ थे उसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है वो एक परिवर्तनशील ग्रंथ है, वो एक गतिशील ग्रंथ है। जो आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे वो होगा भिन्न भिन्न क्षेत्रों की कहानियों को स्थान। जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों की कहानियों को स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है, जिसकी जो उत्पत्ति है वो एक खास लोगों के बीच हुई है और खास लोगों के बीच उसका फैलाव भी हुआ है। तो इन सभी चीजों को महाभारत के अंदर समाहित किया गया है, जिससे पढ़ने वालों के लिए रुचिकर भावना और जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न होती है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की कहानियों को स्थान दिया गया है महाभारत के अंदर। जो हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे वो होगा मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या। जो महाभारत ग्रंथ है उसकी जो मेन कहानी है उसका अनेक पुनर्व्याख्या किया गया। पुनर्व्याख्या मतलब होता है स्थानीय और सरल भाषा में व्याख्या। जो महाभारत ग्रंथ है उसका स्थानीय और सरल भाषा में व्याख्या किया गया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है वो एक परिवर्तनशील मतलब कि एक गतिशील ग्रंथ है। जो हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे वो होगा प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रकला द्वारा प्रदर्शित करना। जो महाभारत ग्रंथ का प्रसंग है, प्रसंग मतलब कि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको सिर्फ लिखित सामग्री में ही नहीं रखा गया, उसको मूर्तिकला और चित्रकला दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपका चौथा पॉइंट बनेगा। जो आपका पांचवा पॉइंट बनेगा वो होगा नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान करना। इसका अर्थ यहां पर यह है कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसने नाटकों और नृत्य कला के लिए विषय वस्तु जो आपका कंटेंट होता है उसको प्रदान किया है, जिससे अभिनय की शैली और नृत्य कला का भरपूर प्रयोग हमें महाभारत के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अभिनय की शैली मतलब कि एक्टिंग और जो आपका डांसिंग होता है वो हमें महाभारत ग्रंथ के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ये सभी कंटेंट हमें महाभारत ग्रंथ के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए आपका लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान करना। मतलब कि जो आपका महाभारत ग्रंथ है उसने नाटकों के लिए और नृत्य कला के लिए कंटेंट दिया है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो हमारा फिनिश होता है और ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है। ये हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने संदिग्धता की खोज, एक गतिशील ग्रंथ और इसके साथ साथ साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत, और जो आपका एक क्वेश्चन था लेखक एक या अनेक और तिथियां, इन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में हमने कवर किया और हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना पाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।